हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। प्रियंकाज़ एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारी ये आज की नई क्लास है एपीजीपी की। इसमें हम एपीजीपी यानी समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे चैप्टर्स में यूज होता है आगे। तो इसलिए हम इसको पहले फिनिश कर ले रहे हैं, जिससे आगे चैप्टर्स में यूज हो कहीं आए तो हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1-2 क्लास की बात है। ठीक है। और पीछे अभी हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक खत्म हुआ है। मैंने उसमें कुछ 2 क्लास लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप जाके वो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ा है उसमें। आप जाइए, चेक कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है एपीजीपी। ठीक है। एपीजीपी। ठीक है। बात करें इनकी फुल फॉर्म की तो ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी नोट डाउन कर सकते हैं, या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। ये आपका टॉपिक का नाम हो गया। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। ठीक है। अभी क्या है कि हम सबसे पहले बात करेंगे एपी की। ठीक है। एपी की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। एपी की बात करें तो ये एक समांतर क्रम में ये चलती है। जैसे हमने एक श्रेणी ले ली ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। अप टू दैट डैश ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये हमने श्रेणी ले ली। इसमें इसको बोलते हैं हम प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं हम अंतिम पद। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। ओके। इसको ए से ही डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है इसको हम एल से या टी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अभी हम बात करें तो अगर हम मान लो हमें इसमें एनवा पद निकालना है। ठीक है। एनवा पद निकालना है हमें, टी एन। एनवा पद निकालना है, या बोले तो लास्ट पद निकालना है, या हमें किसी श्रेणी में ये काउंट करना है कि जी हमारी ये श्रेणी है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d करके एन तक। तो हमें ये पता करना है कि हम टोटल इसमें कितने पद हैं, हमारे कितनी टर्म दी हुई हैं। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे डी क्या है? डी को हम हिंदी में बोलते हैं सारवांतर। सारवांतर। ठीक है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? हमें मान लो इसमें श्रेणी में डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है हमारी ए प्लस डी, उसमें से हम फर्स्ट टर्म डिलीट कर माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से ए कट गया, डी मिल गया। या ऐसा कर लो कि हमारी थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, इसमें से सेकंड टर्म घटा लो ए माइनस डी। तो यहाँ पे ये ए से ए कट गया, 2d में से एक डी गया तो डी आ गया। ठीक है। इसको हम ऐसे निकालते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि हमने T3 में से T2 घटा दिया और T2 में से T1 घटा दिया, यानी तीसरी टर्म ये हमारी, इसमें से हम ये घटाएंगे बराबर इसमें से ये घटाएंगे, तो दोनों हमारे घटाने पे इसमें से ये घटाया और इसमें से ये घटाया, तो दोनों को घटाने पे जो हमारा डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। जो भी आएगा वही डी होगा। ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एनवा पद या टी एनवा पद। एनवा पद या टी एनवा पद। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसको एल भी बोल सकते हैं हम इक्वल में, अंतिम पद भी बोल सकते हैं। ठीक है। अभी बात करें हम कि मान लो हमें कुछ पदों का योग निकालना है। हमें निकालना है एस एन, एन तक जो हमारी टर्म है उनका हमें योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये हमारा एस एन निकालने का, यानी कि एन तक जो हमें टर्म दी हुई है उनका योग, एडिशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अभी हम इसको और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, n/2 हम जानते हैं कि a तो ये है, ये a 2a को हमने a प्लस a में तोड़ लिया, तो एक a तो ये आ गया और बाकी का a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है हमारा tn, तो a प्लस tn ये हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 a प्लस l, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर हमें n तक हमारी टर्म्स हैं किसी भी श्रेणी की, उसका हमें योग निकालना है। तो अभी मान लो हमें निकालना है कि इसके हम कुछ श्रेणियों की आगे बात कर लेते हैं। जैसे इसकी श्रेणी होती है, हमें मान लो ये तो हमने 2 टर्म ले ली, जैसे एक सेकेंड, हाँ जी, जैसे माना हमने कि हमें 3 क्रमागत श्रेणी चाहिए, टर्म चाहिए किसी भी श्रेणी की, ठीक है। तो हमें 3 क्रमागत अगर पद निकालने हैं तो हम उन्हें कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे मान सकते हैं अगर हमें मानना पड़े तो इसकी 2 तरीके हैं। या तो ऐसे मान लो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें कैसे मानना है, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, इसको हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। या हमें मान लो हमें 4 पद निकालने हैं इसके, तो हम कैसे निकालेंगे। अभी इसमें हमने माना कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे निकाल सकते हैं 4 पद। या ऐसे भी निकाल सकते हैं a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इस तरह से हम इनके 1 2 3 4 जो भी पद निकालने हैं वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ, ये मैं आपको शुरू में थोड़ा थ्योरी बता दे रही हूँ जिससे आप आगे क्वेश्चंस कर पाएं, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है जी अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं हम। अर्थमेटिक मीन का मतलब है समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, वो समांतर श्रेणी थी, अब हम बात करें समांतर माध्य की, ठीक है। समांतर माध्य हम मान लो कोई 2 टर्म है हमारे पास या 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका हमें समांतर माध्य निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, समांतर am इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, ये समांतर माध्य हो गया इसका। या मान लो ये 3 संख्याएं a b c, इनका हमें समांतर माध्य निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। हम देखते हैं कि c माइनस अगर हम b करें, c माइनस b करा हमने और बराबर b माइनस a करा, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ये इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्या करा, b को हम इधर ले आए तो 2b हो गया और a को इधर ले आए तो ये हो गया c प्लस a, ठीक है। तो b यानी माध्य यानी बीच की संख्या, माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या निकालना, तो ये क्या आ गया हमारा, सॉरी ये a नहीं, a होगा d नहीं, तो c प्लस a बाई 2, ऐसे हम समांतर माध्य इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें कोई n तक टर्म दी हुई हैं, n टर्म्स दी हुई हैं, उनका हमें a निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू डैश n, ठीक है। हमें जितनी भी टर्म दी हुई हैं n तक वो उनका एडिशन अपॉन n, मतलब सारी संख्याओं का एडिशन बटे जितनी हमें टोटल संख्या दी हुई है वो, तो इससे क्या हमारा निकल आएगा अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो हम जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हम जैसे a इज इक्वल्स टू हमें दिया है 7, ठीक है, एंड d इज इक्वल्स टू दिया है हमें 3। अभी हमें निकालनी है इसमें 8th टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम, t8 हमें निकालना है, ठीक है। तो t8 हम कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो a दिया है हमें 7 प्लस n 8 दिया है हमें 8 माइनस 1 इंटू 3, कितना आ गया 7 प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल्स टू 28, ठीक है।
इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनको। या और क्वेश्चन आपको लेना है तो मान लो a बराबर हमें 13 दिया है, d बराबर हमें दिया है, या d हमें दिया ही नहीं सपोज, ठीक है, हमें d नहीं दिया, a दिया है और हमें दिया है t10, ठीक है, t10 दिया है मान लो हमें 28, ठीक है। हमें निकालना है अब t5। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि t10 अगर हमें निकालना है तो a हमें 13 दिया है प्लस 10 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। t10 कितना दिया है 28, ये हो गया 13 इंटू 13 प्लस 9d, ठीक है। कितना बचा? 13 इधर जाएगा, 15 बचा, 9d इज इक्वल्स टू 15, d इज इक्वल्स टू 15/9 या 5/3, 3 से कट करके, ठीक है, ये आ गया। अभी हमें कौन सा निकालना है? t5। अगर हमें t5 निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी t5 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 13 दिया है हमें, प्लस 5 निकालना है तो 5 माइनस 1 यानी 4 गुणा d की वैल्यू 5/3, ठीक है। तो कितना हो गया? 13 प्लस 4 पंजे 20/3, ये हो गया 33 39 और 20 59, यस 59/3, ठीक है। ये आ गई हमारी t5 की वैल्यू। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी ये इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जीपी की। हम बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारा यूज होगा एग्जाम में, ठीक है, जितना हमें चाहिए। अच्छा, जीपी को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या प्रोग्रेशन या ज्यामितीय माध्य, ठीक है। इसकी बात करें हम तो इसमें जो सीरीज होती है, मान लो हम कोई बेसिक सीरीज मानते हैं तो वो होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे, ठीक है, ए आर की पावर n माइनस 1 तक होती है ये, ओके। अभी ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म जैसे एपी में थी, ये हो गई हमारी लास्ट टर्म, ठीक है, या इसको टी एन बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं, ओके। अभी हमें इसमें मान लो डी निकालना है, इसमें एक्चुअली डी नहीं बोलते, इसमें आर बोलते हैं, डी को जो सार्वधातुक होता है उसको आर बोलते हैं। उसको कैसे निकालते हैं हम? ए आर अपॉन आर अपॉन ए, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया? आर, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये इक्वल आने चाहिए। ये ए से ए कट गया, यहाँ ए से ए कट गया और एक आर से आर कट गया, तो आर इक्वल्स टू आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ सार्वधातुक को डी बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है इनका, ठीक है। अभी इसमें बात करें, जैसे उसमें हमने कहा था टी एन, एन वापा दिया लास्ट टर्म, इसको हम बोल सकते हैं वो क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1, ये वाला, ठीक है, ये होता है। अभी मान लो हमें इसमें निकालना है प्रथम n पदों का योग निकालना है हमें, तो प्रथम n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे? इसमें Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये किस कंडीशन में होगा? जब r छोटा होगा 1 से, ठीक है, जब r छोटा होगा 1 से तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और Sn बराबर a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये किस कंडीशन में होगा? जब r की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी। जब r की वैल्यू बड़ी होगी तो हम r में से 1 घटा रहे होंगे, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 में से r को हम घटा रहे होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने, याद करके रखने। अब मान लो हमें इसमें निकालना है कि अनंत पदों का, इनफाइनाइट पदों तक हमें योग निकालना है, पदों तक योग निकालना है हमें, ठीक है। तो s इनफाइनाइट बराबर होगा a अपॉन 1 माइनस आर होता है, लेकिन ये एक ही कंडीशन में होता है, जब हमारी r की जो वैल्यू है
वो -1 से 1 के बीच में होती है, यानी -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तभी हम एस इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। अब मान लो हमारी जो आर की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, ठीक है, आर की वैल्यू जो हमारी 1 से बड़ी है, तो हम एस इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो हम एस इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन इसमें हम ले लेते हैं, माना r इज इक्वल टू 1 है, तो इस कंडीशन में एस इनफाइनाइट या एस एन क्या होगा, ठीक है। मान लो हमें n तक पद दिए हैं, 1 2 3 4 अप टू n तक। अब इनमें जो सार्वांतर आएगा, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। इस तरह से हमें दिया है कि इनका जो सार्वांतर आ रहा है वो 1 आए, उस तरह से दिया हुआ है। तो हमारा जो एस एन आएगा वो a इंटू एन, क्योंकि n तक टर्म्स की बात हो रही है, ये आएगा। जब r इक्वल्स टू 1 हो तो एस एन हमारा a इंटू एन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक अब मीन की अगर हम बात करें, जियोमेट्रिक मीन ज्यामितीय माध्य, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होता है gm इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB। मान लो कोई 2 संख्या दी हुई है तो अंडर रूट AB, या 3 संख्या दी हुई है तो यहाँ पे √ABC, या 4 संख्या दी हुई है तो 4√ABCD। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या मान लो कि हमें n तक संख्याएं दी हुई हैं, हमें n तक संख्याएं दी हुई हैं, n1 n2 n3 अप टू n तक संख्या दी हुई है, और gm हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे n, क्योंकि n टर्म हमें दी हुई है, और यहाँ पे n1 इंटू n2 इंटू n3 अप टू n तक। इस तरह से हम n तक अगर हमें संख्या दी हुई है तो उसका भी हम gm निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, मान लो हमारे पास 8 है और 2 है, इनका हमें gm निकालना है, ठीक है। तो 8 और 2 का gm हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, यानी 4 आ गया इसका gm, ठीक है। तो सो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम बात करें, मान लो हमें टर्म्स निकालनी है आगे, जैसे हमने एपी में देखी थी कि हमें कंटिन्यू टर्म निकालनी है, हमें चाहिए मान लो 3 टर्म चाहिए हमें इसकी, तो हम कैसे लेंगे उसको, कैसे पुट कर सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं कि a/r a, ठीक है, और AR, या ऐसे कर सकते हैं AR स्क्वायर। डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। मान लो हमें 4 टर्म निकालनी है इसकी, 4 टर्म चाहिए तो हम कैसे मानेंगे, ठीक है। तो a/r स्क्वायर, a/r AR, और सॉरी यहाँ AR आएगा, ठीक है, AR या AR स्क्वायर, या हम ऐसे भी मान सकते हैं AR स्क्वायर या AR क्यूब, सॉरी ऐसे नहीं, शुरू में पहली टर्म तो हमारी A ही आएगी, तो AR नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ पे आएगा AR स्क्वायर AR क्यूब। इस तरह से हम टर्म्स को मान सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब ये हम बात करें, मान लो हमें रिलेशन निकालना है इन बिटवीन AM एंड GM, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। इस केस में हमेशा जो AM एंड GM, यस, तो इस केस में क्या होगा, जो AM होगा वो हमेशा
बड़ा या इक्वल होगा जीएम से, या ये कह सकते हैं कि जो एपी होगा वो हमेशा इक्वल या बड़ा होगा जीपी से। ठीक है, ये इनका रिलेशन होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म होती है हरात्मक श्रेणी, जिसे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उससे पहले हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कि माना दो प्रेक्षण बोले तो ऑब्जर्वेशंस, दो प्रेक्षणों के जो एम है, एम इक्वल्स टू 10 है एंड जीएम इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो जो प्रेक्षण है, प्रेक्षणों के वर्गों का योग हमें निकालना है। वर्गों का योग, प्रेक्षण का ऑब्जर्वेशन या कह सकते हैं संख्या है। ठीक है, अभी हमें दिया है कि a प्लस बी, हमने दोनों प्रेक्षण मान लिए, तो a प्लस बी बटे 2 दिया है हमें 10। भाई अर्थमेटिक मीन का यही तो फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया 20। ठीक है, पहला ये हो गया। और जीएम हमारा कितना होता है, रूट ए बी इज इक्वल्स टू 5 दिया है, तो ए बी ये रूट इधर जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 दिया। ये सेकंड फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है प्रेक्षणों के वर्गों का योग। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 25 दी हुई है। क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 की स्क्वायर 400, 25 दूनी 50, 350। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, दोनों प्रेक्षणों के वर्गों का योग, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो हम आगे प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। आगे जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीपी, सॉरी एचपी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये हरात्मक श्रेणी जो होती है, ये हरात्मक श्रेणी होती है 1/AP। जो हमारी समांतर श्रेणी है ये उसका ऑपोजिट होती है। ठीक है, जैसे माना कि AP में हमने संख्याएं ली हुई हैं A1, A2, A3 अप टू डेट डैश। ठीक है, तो HP में वही संख्या क्या हो जाएंगी, 1/A1, 1/A2, 1/A3, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। जैसे हम जानते हैं कि AP में AM हम जानते हैं वो होता है XY/2 या A प्लस B/2। ठीक है, तो यही हम अगर HM में निकालें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे 2XY/X + Y। ठीक है, इस तरह से ये HM जो है हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, या ये हो गया हमारा, मान लो हमें TN निकालना है, TN निकालना है इसका हमें, तो कैसे निकालेंगे, वो होता है हमारा 1/TN हो जाएगा, लेकिन AP में, और हमें निकालना है HP में TN, तो कैसे निकालेंगे, यह 1/A + n-1 इंटू D। फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसको ऑपोजिट कर देंगे, व्युत्क्रम इसका कर देंगे। ठीक है, अब मान लें हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन इन बिटवीन AP, GP एंड HP। वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन AP, GP एंड HP निकालेंगे तो वो होता है हमेशा हमारा AM बड़ा होगा, AM या AP बड़ा होगा हमेशा GM से। ठीक है, और GM हमेशा बड़ा या इक्वल होगा HP के। ये इनका HM के। ठीक है, ये इनका रेयर होगा, जो गुणोत्तर माध्य उसका स्क्वायर होगा वो हमेशा अर्थमेटिक मीन का और हरात्मक मीन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर होगा। लेकिन ये तब होगा जब ये तीनों किस में होंगे, GP में होंगे।
क्या तीनों जीपी में होंगे? एम, जीएम, एचएम तीनों जीपी में होंगे, तो जो इनका रिलेशन होगा वो जीएम स्क्वायर होगा इक्वल्स टू एम इंटू एचएम। और नॉर्मली ये एम बड़ा होगा या इक्वल होगा जीएम के, और जीएम बड़ा या इक्वल होगा एचएम के। ये इनका रिलेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक दो टॉपिक और है छोटा सा जो हम इसी में ऐड करने वाले हैं, और उसको हम ऐड करके इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पहले कुछ फॉर्मूलेज की चैप्टर्स में यूज होते रहते हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो क्या होगा? n+1/2, ठीक है। सेकंड है प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, सम संख्याओं का योग n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का, ऑड नंबर्स का, वो n² होता है। एंड प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों की बात हो रही है तो वो होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। और वहीं घनों की बात करें तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की बात करें तो वो क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन इनके ऊपर हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है, n+1/2, ठीक है। पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे 8 प्राकृतिक संख्या में दी हुई हैं, तो 8 × 8+1 मीन्स 9/2, 2 से 4 टाइम्स, 9 4 जा 36 आ गया हमारा प्रथम 8 संख्याओं का योग, ठीक है। बात करूं अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, 100 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं की बात करें हम तो वो दे रखा है n+1, सो सिंपल, n+1 हमें निकालना है 100 संख्याओं का योग, तो 100 गुणा 101 क्या आ गया? 10100, क्या इधर से 10,100। अब मैं बात करूं अगर तीसरे क्वेश्चन की, कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं में हमें पता है n² होता है इनका, ठीक है। तो ये 30 की बात कर रहा है, तो 30 का स्क्वायर। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा हमारा? 30 का स्क्वायर यानी 900। चौथे क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब वर्गों की बात आती है तो फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6। और ये कह रहा है 40 नंबर्स हैं हमारे टोटल, तो 40 × 41 एंड 2n+1 यानी 40 दूनी 80 और 1 81/6, ठीक है। अभी 2 से 3 टाइम्स, 2 से ये 20 बार, 3 से इसको काट लो 27 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लो 540 × 41 क्या आ गया? 40 21, हाँ जी, ये आ गया 04122, ठीक है। इतना आ जाएगा इसका आंसर, यानी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें तो कितना आ जाएगा? 22,140। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। क्यूब निकाल के उनका एडिशन करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 10 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर। 2 से 5 टाइम्स, 55 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 × 25 5 30, ठीक है। 30 25 ये आ गया हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। और इसके अलावा मैंने नंबर सिस्टम में भी कुछ फॉर्मूले कराए ऐसे ही जो आगे चैप्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। आप उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रही थी जो हमारा यूज होता रहता है, वो है पेज काउंटिंग का चैप्टर टॉपिक, ठीक है। कई बार पेज काउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, आए हैं पहले CGL में, मैंने देखे आ चुके हैं ये ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि हम 1 से 9 तक अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 स्ट्रोक्स होते हैं। मान लो हमें किसी कीबोर्ड पे 1 से 9 तक टाइप करना है तो हमें 9 टाइम्स उस पे स्ट्रोक करना पड़ेगा कीबोर्ड पे, ठीक है। ऐसे ही 1 से 99 तक हम बात करें तो ये 189 कीज होते हैं। अब हम बात करें, मान लो हमें 10 से 99 तक निकालने हैं तो हमें जो 1 से 9 तक के हैं, ये 1 से 9 तक 9 बैठ रहे हैं, इसमें से हम -9 और कर दें तो ये होगा 180। 180 कितने से कितने तक का आएगा, ये आएगा 10 से 99 तक। अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हमें 180 स्ट्रोक उसके लिए करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ जी, उसके बाद अगर हम बात करें 1 से 999 तक तो हमें टोटल कितने स्ट्रोक्स करने होंगे, 2889। अभी मैं बात करूं, मान लो हमें 10 से 99 तक करने हैं। मान लो हमें करने 10 से 999 तक, तो हम क्या करेंगे, ये 2889 जो हमें दिया हुआ है इसमें से हम बाकी के जो 9 हैं वो माइनस कर देंगे जो 1 से 9 तक हैं, तो कितना आ जाएगा 2880। इतने स्ट्रोक करने होंगे। मान लो हमें करने हैं जी ये 2 वाले भी छोड़ दो, हमें करने हैं 100 से 999 तक, ठीक है। जो 2 अंक की संख्या है वो सारी छोड़ दी हमने 99 तक, ठीक है। तो हमें 100 से 99 तक अगर टाइप करना है तो कितने स्ट्रोक करने होंगे, तो 2889 में से हम कितना माइनस करेंगे, कितना 189, ठीक है। भाई 1 से 99 तक 189 है और 1 से 99 तक हमने छोड़ दिया, तो इसमें से हम 189 माइनस कर देंगे 0072, यानी कि 2700 बार हमें स्ट्रोक करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम मान लो 1 से 9999 तक हमें टाइप करना है तो 38,889 बार हमें स्ट्रोक करना होगा, ठीक है। तो ये होते हैं, ये इसकी एक शॉर्टकट भी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हमें निकालनी है तो n+1 -1 n करके है, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये कह रहा है कि कीबोर्ड पे हमें 1 से 800 तक कोई संख्या टाइप करनी है तो उसके लिए कितने स्ट्रोक करने पड़ेंगे, 1 से लेके 800 तक। अभी हमें पता है 1 से लेके 9 तक तो 9 हमारे हो गए, बाकी या ऐसे कर लो कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक हो गए हमारे 189, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 100 से 800 तक जो टोटल हमारी संख्या कितनी बची, 700 तो ये हो गई और एक 100वीं, 701 संख्याएं और बची हमारी। 99 हमने ये ले ली, 800 में से 99 तो हमने ये ले ली, बची कितनी 701। 701 हमें पता है 100 से और 800 तक एक संख्या में 3 अंक होते हैं, यानी 3 बार स्ट्रोक करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2100 3 बार ये स्ट्रोक हो गए हमारे 100 से 800 तक, और 189 स्ट्रोक ये हो गए 189। टोटल स्ट्रोक कितने हो जाएंगे हमारे, 9 और 3 12, 8 और 1 9 2, यानी टोटल 2292 स्ट्रोक हमें करने पड़ेंगे अगर हमें 1 से 800 तक की संख्या टाइप करनी है तो, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिंटर 1 से शुरू करके किताब के पेज को नंबर देता है, यदि कुल अंक 3189 हो तो किताब के पेजों की संख्या, ठीक है। अभी हमने देखा कि 800 तक हमारे जो टोटल स्ट्रोक आ रहे थे, 800 तक हमारे स्ट्रोक कितने आ रहे थे, टोटल 2292, यानी हम 900 तक मान के चलें, 999 तक, तो वहां तक 3 अंक होते हैं। अभी मान लो 1 से 99 तक हमारे टोटल स्ट्रोक होते हैं 189, ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे 100 से हमने मान लिया 999 तक कितने स्ट्रोक लमसम हमारे बैठेंगे, ठीक है। तो 99 ये गए, 900 बचे, यानी 901 स्ट्रोक और बच रहा है, और इनमें हर एक में 3 अंक होते हैं, तो कितने स्ट्रोक हो गए, 3 0 9 3 2700, ठीक है। हमें दे रखा है ये 3189। अब ये हमारे कितने हो गए, 1 से लेके 999 तक हमारे टोटल स्ट्रोक कितने हो गए, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 2892 स्ट्रोक हो गए हमारे 999 तक टोटल, ठीक है। 1 से लेके 999 तक हमारी टोटल स्ट्रोक कितने हो गए, या हम यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा
1 से 999 तक 2889 स्ट्रोक हमारे हो गए। कितने हो गए? 2889। ठीक है, 199 से, ठीक है, 2889 हमारे टोटल स्ट्रोक हम यहाँ ले लेते हैं। 2889 स्ट्रोक हमारे होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3189 स्ट्रोक हैं टोटल। तो 1389 में से हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया 889 को। कितना बचा? 0 0, 11 में से 8 गए 3। 300 स्ट्रोक और बच रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि 999 से आगे जो संख्याएं आएंगी वो 1000 यानी 4 अंकों की एक संख्या होगी। तो हम इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 75 पेज और वो क्या करेगा? टाइप करेगा। ठीक है, तो 75 पेज और टाइप करेगा। अभी यहाँ पे 9 पेज तो ये हो गए, 1 से 9 तक 9 पेज। ठीक है, फिर कितना आ गया? 999 ये और 75 ये। 999 पेज तो वो हो गए। ठीक है, 1 से 999 तक ये हो गई 999 पेज, जिसमें हमारा कितना आ रहा था? 2889 आ रहा था। 1 से 999 तक इतना आ रहा था हमारा 2889। उसके बाद जो हमारे 300 बचे उसे हमने 4 डिजिट वाले जो अंक थे 1000 के बाद उससे डिवाइड कर लिया, तो 75 पेज ये और आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 9 7 9 और 5 14, 9 7 16 17, 1074 पेज हो गए। 1074 पेजेस की वो बुक है जिसमें 3189 पेज हैं। ठीक है, टोटल अंक है। ठीक है, यानी इतने स्ट्रोक उसने दिए हैं। तो हमारी कितने पेज की संख्या आ गई? 1074 की। ठीक है, उसके आगे हमने बात करनी थी डिजिटल सम की। ये एक छोटा सा टॉपिक और है, हालांकि इसके क्वेश्चन मैंने ऐसे कभी देखे नहीं आते एग्जाम में, बट फिर भी अगर आ जाते हैं कि एग्जामिनर का पता नहीं हो क्या पुट कर दे। तो जो डिजिटल सम होता है वो होता क्या है? एक्चुअली ये क्या होता है, मान लो हमने कोई संख्या ले ली 10 या हमने ले ली 123, तो इसमें क्या होगा कि इसके जो अंक हैं उनका जो योग होगा वो होता है 3 2 5 और 1 6। ये हो गया अंकीय योग डिजिटल सम 123 का। ठीक है, और ये हम तब तक करते हैं जब तक ये ऐड हो। जैसे हमने ले लिया 8 + 9, ये कितना हो गया? 17। लेकिन ये तो डिजिटल सम नहीं हो सकता, डिजिटल सम हमेशा एक अंक में होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 + 7 को भी ऐड कर देंगे, तो 8 हमारा डिजिटल सम आ गया। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद अंत में प्राप्त एक अंक योगीय अंकीय योग कहलाता है। ठीक है, या अगर हम मान लो किसी संख्या को 9 से भाग कर दें तो उस पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा अंकीय योग होगा। मान लो अब जैसे 123 हमने ये लिया था, इसका अंकीय योग 6 आ रहा था। अब ये कह रहा है कि हम उसको अगर 9 से भाग दे दें तो जो शेषफल आएगा वो भी अंकीय योग ही होगा। 2 भाग 9 एकम 9, 3 बचे और 9 × 27, तो देखा जाए तो 6 ही शेष बच रहा है हमारा। तो 6 क्या आ गया? रिमाइंडर। या हमने ऐसे मान लिया कि हमने मान लिया 189 संख्या ले ली। ठीक है, हम इसका अगर डिजिटल सम निकालें तो 1 + 8 + 9 18 आ गया, और इसको भी ऐड कर दो 1 + 8 9 आ गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, अगर हम इसे 9 से डिवाइड करके देखें तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो इसका क्या आएगा? या तो 0 आएगा। अब 0 तो किसी का डिजिटल सम आ नहीं सकता, तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मान लो हमने हाँ एक वो और होती है इसमें टर्म, एक कंडीशन और होती है कि अगर मान लो हमारी कोई दो संख्या 45 है। ठीक है, और इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा। अगर हमारी कोई भी संख्या है और उसमें 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आता है? 9 ही आता है। ठीक है, उसका डिजिटल सम 9 ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये कोई संख्या है। ठीक है, ये सारे अंकों को हमने ऐड किया, क्या आ रहा है? 28। इनको अगेन ऐड किया 10, 10 को 10 को अगेन ऐड किया तो 1 डिजिटल सम आ गया। अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा इसको डिवाइड करके, तो 9 दूनी 18, 6 बचे, 9 × 27, 6 में जाएगा नहीं, 9 × 63, 2 बचे, 9 × 27, यानी लास्ट में एक रिमाइंडर बच रहा है। तो वही क्या हो गया हमारा?
डिजिटल सम हो गया। अब जैसे भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं, ये 1/4 इंटू 7/7। हम ऐसा नहीं करेंगे 7 से 7 काट दिया, हम क्या करेंगे 7 एकम 7, ठीक है, और 7 चौक 28। अभी 7 तो सेम रहेगा लेकिन ये 28 है तो इसको 8 और 2 को अगेन ऐड कर दिया, ठीक है। अभी 1 और 0 को अगेन ऐड करेंगे तो 7/1, यानी 7 आ गया हमारा डिजिटल सम। ऐसे इसमें 1/5 गुणा 2/2, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10। हमने क्या करा, ये 2 तो ऐसे ही आ गया, 1 प्लस 0 ये भी 1 आ गया, तो डिजिटल सम हमारा क्या आ गया 2, क्योंकि अपॉन में 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ आए 1/7 गुणा 4/4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 तो ऊपर आ गया लेकिन ये 2 और 8 को हमने अगेन ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 4/1, यानी 4 आ गया डिजिटल सम। सेम यहाँ 1/8 गुणा 8/8, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 तो ये एक ही संख्या आ रही है लेकिन नीचे 6 और 4 10 हो गया। अच्छा ये उन्हीं में ये हम भिन्नों का उन्हीं का डिजिटल सम निकाल सकते हैं जिनमें नीचे बन के 10 आ रहा है, या बन के हमारा लास्ट में नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो, उन्हीं का हम भिन्नों में, अगर भिन्नों में नीचे डिजिटल सम 1 नहीं आ रहा या ये 1 0 करके नहीं आ रहा, उसका डिजिटल सम हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि भाई 800 ग्राम है, उसके 45% का 20% क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 और 5 करके एक संख्या आ रही है और 4 और 5 का एडिशन क्या होता है 9। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 9 का किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो अंकीय योग हमेशा 9 ही होता है, ठीक है। हम इसका आंसर कैसे चेक करेंगे कि भाई आंसर क्या आ गया फिर इसका, तो यहाँ पे क्योंकि 4 और 5 करके 9 आ रहा है तो हमें पता चल गया कि इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें भी डिजिटल सम 9 आना चाहिए किसी एक का, तो 7 और 2 9 ये आ रहा है, 8 और 2 10, 1 और 0 1, 6 और 2 8 ये नहीं है, 9 और 2 11 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 और 2 9 इसका आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 2-3 छोटे से टॉपिक थे जो अक्सर आगे यूज होते रहते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। इसके हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आइएगा, बने रहिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे फीडबैक भी दीजिए मैं क्या इम्प्रूवमेंट अपनी क्लासेस में कर सकती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उसके अलावा कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।